चाहूंगी दीपक और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि 42% हमने बीजेपी को बताया कि इस बार उनके पक्ष में वोट पड़े हैं, और ये आंकड़ा 2008 से भी ज्यादा है। 34% था 2008 में, और उससे पहले 2003 में 39% था। यानी इस बार बीजेपी ने काफी ज्यादा वोट शेयर जो है वो पाया है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। और अगर अनुमानित सीटों की बात करें, सीटों में कितना ये तब्दील हो पाया, बीजेपी के लिए 125 से 135 के बीच सीटें अनुमानित आ रही हैं। कांग्रेस के लिए 43 से 53 के बीच सीटें अनुमानित आ रही हैं, और अदर्स यानी अन्य के लिए 14 से 24 अनुमानित सीटें इस एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक आ रही हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार की बात करें, सीएम के चेहरे की बात करें, तो यानी कुल सीट किसको कितनी पड़ी इस एग्जिट पोल के मुताबिक, वसुंधरा राजे इज अ क्लियर विनर 130 सीटों के साथ, और अशोक गहलोत को 48 सीटें इस एग्जिट पोल के मुताबिक मिल रही हैं, यानी अ क्लियर कट लूजर। तो यानी कुल मिलाकर 52 सीटों का फायदा बीजेपी को हो रहा है 130 सीटों के साथ, और कांग्रेस को 47 सीटों का भारी नुकसान 48 सीटों के साथ। बिल्कुल। तो रेणु मित्तल जी हमारे साथ नए मेहमान के तौर पर जुड़ गई हैं, शकील अख्तर साहब जुड़ गए हैं, और हम बात करेंगे इसी एग्जिट पोल की। तो इसको क्या कहेंगे रेणु जी हमारी देहाती भाषा में? कमाल हो गया, धमाल हो गया, धोतिया फट गई, रुमाल हो गया? नहीं, मेरे ख्याल में दीपक ये काफी आपका अनुमान सही है। आप भी सही कह रही हैं। थोड़ा सा कांग्रेस का बढ़ा दीजिए 10 सीटें, और थोड़ी चलो आप कहते हैं तो बढ़ा देते हैं। बीजेपी की थोड़ी 10 सीटें कम कर दीजिए। पर मेरे ख्याल में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी एक क्लियर विनर उभर के आ रही है, क्योंकि गहलोत के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, हैवी पोलिंग हुआ 74%, जो राजस्थान में कभी इतना हैवी पोलिंग नहीं हुआ है। और कई एरियाज जो अलवर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी खराब रहेगा। 1 या 2 सीटों से ज्यादा आने की उम्मीद नहीं है हर एरिया में। तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, डिसिडेंट्स बहुत था कांग्रेस पार्टी में, लोग आते थे दिल्ली राहुल गांधी, सोनिया गांधी से बात करने कि आप गहलोत साहब को चेंज करिए। एक बार एक डिसीजन होते होते रुक भी गया, और लगा कि शायद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जाट वोट खिलाफ जो वहां पर गोपालगढ़ में इंसिडेंट हुआ मुसलमानों का, उसके बाद आपने देखा कि मुसलमान भी पूरी तरह खिलाफ हो गए, और कांग्रेस बेसिकली बैन कर रही है। एक विंडो है 30-35 सीट्स का, वो सोचती है कि जो मीना जी की पार्टी है, बैंसला जी की पार्टी है, और जो रेबल्स हैं जिनको काफी हद तक कांग्रेस ने फंड किया है इस इलेक्शन में, बीजेपी के जो रेबल्स हैं, उनको लगता है कि उनके साथ मिलके अगर आसपास आते तो सरकार बन सकती। पर अगर हम 60, जो मेरा अनुमान है 60-65 सीट, तो उससे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 के बाद तो बीजेपी क्लियर विनर इमर्ज हो ही रही है। बिल्कुल, 100 के बाद क्लियर विनर इमर्ज हो रही है। आपका सेफोलॉजिकल आंकड़ा क्या कहता है, क्या रीजंस हैं बीजेपी के इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के? मुकेश जी देखिए, एक तो राजस्थान का मिजाज हम लोग जानते हैं, हर बार वहाँ सरकार पलट जाती है। दूसरा ये कि अशोक गहलोत की लीडरशिप की जो रेटिंग आई थी और वसुंधरा राजे की जो रेटिंग थी, उसमें जितना अंतर था वही साबित कर रहा था कि कांग्रेस के पास इस चुनाव में लीड करने के लिए कोई अच्छा नेता नहीं है। एक मार उसने वहां खाई, और जैसा अभी नीना जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रेणु जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, मुसलमानों में नाराजगी थी। तो कुल मिलाकर हर तरफ से ये सरकार नकारा साबित हुई, और इस वजह से इस चुनाव में इस कदर उसे मात खानी पड़ी। इस कदर मात खानी पड़ी। पंकज जी, आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा कह रहे थे कि 4.25 साल के बाद जब अशोक गहलोत ने एक के बाद एक योजनाएं चालू करनी शुरू की, उससे अशोक गहलोत ने बड़ा लूजिंग ग्राउंड गेन किया। मेरी हाल में उनसे 2-3 मुलाकातें हुई, और उसमें बार बार ये कहते थे कि मैंने जितना काम नहीं किया था वो मैंने 9 महीने के अंदर पूरा का पूरा धो दिया। क्या उसका भी फर्क नहीं पड़ा राजस्थान की जनता को? देखिए, अशोक गहलोत जो है, ये जो कह रहे थे कि पिछले 8-9 महीने में जो उन्होंने काम किया है, वो अपनी हाईकमांड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे अगेंस्ट जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो खत्म हो गई है। जबकि मेन प्रॉब्लम कांग्रेस के वर्कर्स थे, जैसे रेणु मित्तल जी ने बताया है कि वो सारे के बार बार आकर कह रहे थे कि वहां पे प्रॉब्लम और कोई नहीं है, चीफ मिनिस्टर खुद हैं, कि जो जितनी भी कांग्रेस की जो हवा जो कांग्रेस के खिलाफ चल रही थी, वो एक तरह से मुख्यमंत्री के खिलाफ थी। पिछली बार भी आपको याद होगा जब 1998 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तो कांग्रेस ने उनकी एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को 2002 या 2001 में नियुक्त किया था। इस बार भी इस तरह की मांग थी, पर लेकिन कांग्रेस की हाईकमांड ने इसके ऊपर कोई ज्यादा वो नजर नहीं डाली। और उसके अलावा जो 57 सीट्स जो है 2003 में जो बीजेपी ने राजस्थान में पहली मर्तबा
पिछली बार एक बार कंटेस्ट की थी, जो जाट डोमिनेटेड सीट्स हैं, फिर से वहां से कांग्रेस को बहुत खराब रिजल्ट्स आने वाले हैं। 2003 में भी खराब रिजल्ट्स आए थे मारवाड़ रीजन में, 2013 में भी उसी तरह के रिजल्ट्स बाय एंड लार्ज आएंगे। और जो कम्युनिटी वाइज, कास्ट वाइज, जबकि कांग्रेस का वहां पे संगठन आपने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया था बहुत मजबूत है, लेकिन बैड लीडरशिप एट द स्टेट लेवल, इनएक्सेसिबिलिटी, और जो डिफरेंट कास्ट जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी अशोक गहलोत को अपना लीडर, तो उस कारण से कांग्रेस जो है लगता है कि स्लिपिंग वेरी फास्ट इन राजस्थान। स्लिपिंग वेरी फास्ट। शकील अख्तर जी, आपको क्या लगता है, माइनॉरिटीज ने वोट किया होगा अशोक गहलोत को इस बार? देखिए दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही माहौल बना हुआ है। मैं राजस्थान इस चुनाव के पहले भी गया, चुनाव में भी गया, अक्सर जाता रहता हूँ। जो अशोक गहलोत के बारे में आम धारणाएं हैं, अशोक गहलोत बड़े ज़मीनी नेता हैं और वो हाई प्रोफाइल नेता न होने की वजह से मुझे लगता है कि वो मीडिया की नज़र में उतना चढ़ नहीं पाते हैं। अभी जो डिप्टी सीएम की बात हुई तो अशोक गहलोत ही सबसे पहले वहाँ पे आदमी थे जो सबसे पहले डिप्टी सीएम बने थे शिवचरण माथुर की सरकार में। दरअसल क्या है कि वो एक बहुत ही पिछड़े समुदाय से आने वाले नेता हैं और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कांग्रेस की हालत इतनी ज़्यादा बुरी होने वाली है। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पे राजस्थान में अशोक गहलोत हैं और बीजेपी की सबसे बड़े नेता के तौर पे वसुंधरा राजे है। तो दरअसल राजस्थान की जो फाइट है वो व्यक्तियों की फाइट हो गई है। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी आपस में उतना नहीं लड़ रही हैं जितना अशोक गहलोत का एक बड़ा लो प्रोफाइल व्यक्तित्व और एक वसुंधरा राजे का ग्लैमर जो है वहाँ काम कर रहा है। रेणु जी, एग्री करेंगे इससे? नहीं, मेरे ख्याल में लीडर अशोक गहलोत इसीलिए है क्योंकि पिछली बार भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर जब पार्टी हार गई तो उनको लाके AICC में बिठा दिया, कमरे सजा दिए जैसे कांग्रेस हाईकमांड करती है, एक एक हारे हुए चीफ मिनिस्टर को एक एक कमरा दे दिया। फिर जब पार्टी वापस जीती फिर आप उनको वापस ले गए। अब ऐसा ना हो कि हारने के बाद फिर AICC में ले आ रहे हैं, कोषाध्यक्ष बन के आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ है, हो सकता है बात सही हो, कोषाध्यक्ष बन के आ रहे हैं, क्योंकि जब हारो तो AICC में आ जाओ और जब पार्टी जीते तो वापस स्टेट में चले जाओ, तो लीडरशिप उभर के कहां से आएगी? अभी एक सिग्नल शायद गया था उनको कि वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा अगर पार्टी जीत गई तो वहां पर ये भी चर्चाएं थी कि वो ज्यादा प्रचार में निकले नहीं, काफी दिन वो इधर उधर काम में बिजी रहे। वैसे भी वो जादूगर हैं और वो जादूगर है तो वो अपना प्रचार स्कूल में जो है वो अपने हेड से कबूतर, रुमाल ऐसा उठाते थे और कबूतर निकल के जाता था। मैंने उनसे पूछा था सवाल, बोले अरे वो तो कला है। तो वो जब पिछले चुनाव में जब जिस तरह से CP जोशी एक वोट से हारे और बाकी सीनियर लीडर्स हारे, तो वो शायद वो भी उनका जादू का कमाल था। उनके कैबिनेट में बहुत कोई सीनियर आदमी था नहीं इस बार। 4 साल वो कैबिनेट वाले मंत्री तो रेप के आरोप में जेल जाते रहे, कोई रेप में जाता रहा, कोई हत्या में जाता रहा, और वो 4 साल अपने खुद के पार्टी के लोगों से लड़ते रहे। तो जब लड़ते रहे तो टाइम ही कहाँ था गवर्नेंस के लिए। लास्ट ईयर में 5वें साल में उनको रियलाइज हुआ कि नहीं अब कुछ करना चाहिए। और रिपोर्ट सारी ये कहती है कि जो अगर आप स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हो तो वो सरकारी स्कीम्स होती हैं, उनको टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने में। 1, 1.5, 2 साल लगेगा जब तक आपकी दवाइयां पूरी आएंगी, आपका सिस्टम पूरा सेट होगा। ये उन्होंने सोचा कि जादू से शायद जल्दी स्कीम्स ले और जल्दी फटफट उसका फायदा हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। नहीं, मैंने उनसे पूछा था जादू से आप वोट डलवा लेंगे, तो हंसने लग गए थे। दीपक जी, अगर लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, मेरे एक मंत्री थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि आई डू नॉट टेक एनी डिसीजन अंटिल पुश टू द वॉल। जब तक मेरे को दीवार से सर न भिड़ा दें तब तक मैं कोई निर्णय नहीं लेता। और अशोक गहलोत भी उन्हीं नेताओं में से हैं कि वो चीज को इतना ज्यादा पका लेते हैं कि वो स्टेल हो जाती है। दीपक जी, मजे की बात यह है कि जब मुख्यमंत्री बदलना था तब कांग्रेस आलाकमान ने प्रभारी महासचिव बदला। हाँ बिल्कुल, ये वहां पर हुआ है। और जिस वक्त भौरी देवी कांड और ये सब पीक पे थे, तब भी वहां पर सचिवों और महासचिवों को बदलने का खेल बिल्कुल जारी था। शीतल? बिल्कुल दीपक, एक बेहद दिलचस्प बात जो रेणु जी के साथ गेस्ट बैठे हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने वसुंधरा राजे की एक्सेसिबिलिटी को ग्लैमर का नाम देके उसको रफा दफा करने की कोशिश की है। तो फिर अशोक गहलोत की इन एक्सेसिबिलिटी को आप क्या कहेंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि हम लोग जो दिल्ली में बैठे हैं या बहुत सारे लोग राजनीति में खास पैमाने रखते हैं और उसी तरह चीज़ों को देखते हैं। मेरे सारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, मैं किसी की बात को गलत या उसमें कर्म विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। जो लोग जयपुर को या राजस्थान को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि जौहरी बाजार में 50 साल से बरामदों में कब्जा था।
और कोई सरकार, न कांग्रेस की, न बीजेपी की, मोहनलाल सुखाड़िया जैसे मुख्यमंत्री, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, कोई नहीं हटा पाया उनको। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इन बरामदों को खाली करा दिया जाए क्योंकि ये शहर की खूबसूरती में बहुत बड़े बाधक हैं। और अशोक गहलोत ने अपने पिछले टर्म में उन सारे बरामदों को खाली करा दिया, अपना फोन ऑफ कर दिया। यहां से कांग्रेस के नेताओं के फोन गए, बीजेपी के नेताओं के फोन गए, सारे बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, बहुत उनके पास पैसा था, बहुत उनका प्रभाव था, लेकिन वो काम हो गया। तो अशोक गहलोत जो है, दीपक एक मिनट बात पूरी कर लूं, तो अशोक गहलोत जो है, मैंने उनकी राजनीति को करीब 80 से देखा है। बड़े लो प्रोफाइल नेता जो होते हैं हमारे यहाँ, ये हम सबकी मजबूरी है कि हमें जो है बड़बोले नेता, बहुत ज्यादा बोलने वाले, लो प्रोफाइल लाल बहादुर शास्त्री भी थे, लो प्रोफाइल बहुत सारे पॉलिटिशियन इस देश में रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के साथ एक बड़ी अच्छी घटना हो गई कि उस टाइम, अच्छी नहीं कहना चाहिए उसको, इंडो पाक वार हो गया था और उस इंडो पाक वार ने उन्हें एक नई छवि दे दी थी। बिल्कुल। देखिए राजनीति में कई चीजें होती है, कोई घटना जो होती है आपके व्यक्तित्व को कुछ नए पहलू दे देती है। चलिए मैं सुधांशु मित्तल जी के पास चलता हूं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी, ये 8 PM नो सीएम तो वापस आ रही है। ऐसा है, सीएम वापस आ रही है। नहीं 8 PM 2 PM वाली किस्से कहानियां जो है ना, ये अफवाहें चलती रहती हैं, लेकिन लोगों का विश्वास जो है एक बार वापस वसुंधरा जी पे काबिज हो रहा है, ये आप सबको दिख रहा है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अभी बड़ी तारीफें हो रही थी अशोक जी की। एक कहावत सुनते आए थे कि दिया जो होता है वो बुझने से पहले एक बार जोर से टिमटिमाता है, लेकिन बुझना तो है ही। देखिए यहां क्या हुआ है, यहां पे ये हुआ कि 4 साल तक वो आंतरिक कलह अपने मंत्रियों के दुराचार और कांग्रेस की राजनीति से लड़ते रहे। जनता के प्रति ना तो उनको समर्पण था, ना उनके पास समय था, ना कभी उनका तरफ ध्यान था। आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं, चाहे मदेरणा जी का केस हुआ हो, चाहे नागर जी का केस हुआ हो, चाहे सारे केस, पता है एक एक लीजिए, सब जेल में है। और वहां पे ये सिर्फ व्यक्ति नहीं बचे, इनको लेके वहां पे कास्ट वॉर सी एक हो गई। अच्छा, अशोक जी के बारे में एक बड़ी सबको ये एक जिसको कहते हैं प्रसिद्ध वो है कि भाई ये एंटी फला समुदाय, जिसे एंटी जाट कहा जाता है इनको, तो जाटों में इनके प्रति हमेशा एक वो रहा। और जैसे मदेरणा जी वाला केस हुआ तो सबको लगा कि इन्होंने जाटों को लुटाने के लिए कर दिया। तो इसी तरह एक एक चीज को लेते हुए एक इनकी छवि बिगड़ती गई। आखिर में इन्होंने कहा कि भाई अब तो कुछ नहीं बचा, तो चलो एक झड़ी लगा दो अनाउंसमेंट्स की। देखिए, आप स्कीमों की घोषणा कर दीजिए, इसके प्रभाव आ रहे हैं, नीचे तक ये हो गया है, वो हो गया है, अच्छी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी कर लीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती इफ यू हैव टू मार्केट अ बैड प्रोडक्ट। एट द एंड ऑफ द डे अशोक, इंडिया शाइनिंग में भी यही हुआ था सुधांशु जी, वो मार्केटिंग आपने की थी। सुनिए, इंडिया शाइनिंग में भी वही हुआ था। इंडिया शाइनिंग वाज अ गुड कैंपेन because center is an irrigation of state politics. But product was bad. यही तो मैं कह रहा हूँ। सुनिए तो दीपक जी, राज्य के परिपेक्ष और केंद्र का परिपेक्ष अलग होता है। राज्य में वोट जो है राज्य के हिसाब से पड़ती है, केंद्र में जो वोट पड़ती थी आज तक वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजनीति के हिसाब से पड़ती थी। राजस्थान में जब वोट पड़ रही थी तो ये था वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में शिवराज वर्सेस क्या दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी वर्सेस अजीत जोगी। तो हर राज्य में उसकी राजनीति के हिसाब से वोट पड़ रही थी और उसका एग्रीगेशन हो रहा था। आंध्र प्रदेश में तब 2004 के अंदर चंद्रबाबू नायडू वर्सेस कांग्रेस हो रहा था, उसमें हमारा कोई लेना देना। तो ये देखिए वो अलग चीज है। अभी राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जनता में एक ये पूरी तरह से भाव गया हुआ था कि ये कुछ करते नहीं, कोई निर्णय नहीं लेते। लोगों के हर समस्या पे फाइलें जो है जिसके कहते हैं धूल चाट रही थी, क्योंकि ना ये निर्णय ले रहे और जो वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो संवेदनहीन हो चुकी थी जनता के प्रति। तो वो आक्रोश बढ़ता आ रहा था। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये भी अपने आप में सत्य है, बिल्कुल, वसुंधरा जी के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, जो उनकी अपील है, पब्लिक अपील, वो शुरू से है और अभी भी बहुत ज्यादा है। दूसरा मान लेता हूं, मैं सबकी बात मान लेता हूं। सुधांशु भाई 1 मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं तुरंत आपके पास वापस लौटूंगा, आपका भी वर्जन लूंगा, लेकिन फिलहाल मजबूरी है रुकना है एक ब्रेक के लिए। उसके बाद शीतल आपको बताएंगी दिल्ली के ताजा आंकड़े। जाइएगा मत, देखते रहिए इंडिया न्यूज।
राजस्थान में क्लियर मेजोरिटी दिखाई दे रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, और वसुंधरा राजे सिंधिया का एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री बनना तय है। सीधे चलता हूं नई दुनिया के प्रधान संपादक श्रवण गर्ग जी के पास। श्रवण जी, क्या आपको लगता है राजस्थान में ऐसा होगा, क्योंकि राजस्थान की नब्ज को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं? राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बन जाए, इसमें तो कोई शक थोड़ा कम नजर आता है, पर कांग्रेस को जितनी कम सीटें दे रहे हैं आप, वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस कहां तक जाएगी? 48 सीटें आप कांग्रेस को दे रहे हैं अपने एग्जिट पोल के अनुसार, और 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी। देखिए, कांग्रेस को मेरे ख्याल से 70 से 80 सीटें तक जा सकती हैं। 70 से 80 सीटें, ऐसा मानना है, क्योंकि बहुत 140 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुझे लगता है सीधी टक्कर है, और 60 सीटों पर दोनों ही पार्टियां अनिश्चय की स्थिति है। तो यहां पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला बना हुआ है। तीसरा पॉइंट यह है कि किरोड़ीलाल मीणा ने कोई 150 उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, और राष्ट्रीय जन पार्टी अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। बिल्कुल। और गुर्जर वोट जो है इस समय कांग्रेस के साथ पड़े हुए हैं, और मीणा वोट जो है किशोरीलाल मीणा के साथ जा सकते हैं। तो इसलिए राजस्थान में जहां जातियों का और इस तरह के समीकरणों का ज्यादा काम चलता है, वहां इस तरह की स्थिति जो आप बता रहे हैं एग्जिट पोल के अनुसार, वो थोड़ी अतिरंजित नजर आती है। चलिए, मैं मान सकता हूं आपकी बात का, क्योंकि हम दर्शकों को यह बता दें, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, ये सिर्फ हमारा एक साइंटिफिक अनुमान है। इस तरह के अनुमानों, ये कोई अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम 8 तारीख को आएंगे, और सबसे पहले और सबसे तेज आप वो परिणाम देखेंगे इंडिया न्यूज पे। सीधे चलता हूं देवेंद्र के पास। इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं राजस्थान कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा। जी दीपक जी, सबसे पहले कांग्रेस से ही पूछते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने काफी खोया है। अर्चना जी, आप बताएं कि किस तरह, क्या कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि इतनी कम सीटें आने की संभावना बन गई? देखिए, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, और कुछ खोया नहीं है हमने, हम पाने वाले हैं। हम दिवा स्वप्न नहीं देखते, और जो आप रैंडम सर्वे कर रहे हैं, उस रैंडम सर्वे का कोई आधार नहीं होता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप पकड़ते हैं, उनसे आप चर्चा करते हैं, उसके आधार पर आप अपना आकलन करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पोलिंग आप कितना अनुमान लगा रही हैं? हम पूर्ण बहुमत में आने वाले, सत्ता में आकर के सुशासन देने का जो हमारा संकल्प है, उसको परिणति में। हमारे साथ योगेंद्र तंवर जी भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी को स्पष्ट बहुमत में आ रही है, आपको क्या कहना है? देखिए, अब एग्जिट पोल आने लग गए हैं। हम तो पहले भी कह रहे थे कि हम बहुत ही अच्छे बहुमत से आने वाले हैं, और आज आपके एग्जिट पोल जो विभिन्न चैनल्स के आ रहे हैं, उसको देखते हुए आपको स्पष्ट हो गया कि हमारा सरकार आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा जी भी हैं। वसुंधरा जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन रही? बिल्कुल बन रही है। हम लोगों ने ये पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, ये प्री पोल और पोस्ट पोल के बाद भी कह रहे हैं कि हम लोग थंपिंग मेजोरिटी से केवल राजस्थान में नहीं, चारों स्टेट में हम लोग आ रहे हैं। और 2014 का सेमीफाइनल था जिसका रिजल्ट अब आने वाला है, 8 तारीख को आपको नजर आएगा। दीपक जी, हमारे साथ इस बार राजस्थान में यूथ और महिलाओं ने सबसे ज्यादा घर से बाहर निकल के वोट किया है। महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार महिलाएं ने कई सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है, क्या वजह रही? देखिए, इस बार जिस तरह का कैंपेन इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ था, और 100 मोटो लोगों ने इसीलिए बाहर निकल के वोट दिया है, उसको किसी पार्टी विशेष के फेवर में नहीं माना जाए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को यहाँ देख के ये जरूर कहना चाहूंगी कि काश इस पर देश के अंदर मुख्यमंत्री के 2-3 पद होते तो ये आपस में बांट लेते, ये रैंडम पोल की बात ही नहीं आती। आप यूथ इस बार 45 लाख नए यूथ वोटर जुड़े हैं। देवेंद्र, मैं आपको रोकूंगा, वक्त मेरे पास कम है, मुझे दिल्ली पर जाना है, इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूं। आप अपने रीजनल चैनल पर इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे दिल्ली की। तो हम बता रहे हैं आपको 4 राज्यों के एग्जिट पोल, दिल्ली का आंकड़ा आने वाला है। 1 बजे तक के नतीजे हम आपको बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद फाइनल आंकड़ा क्या कहता है जल्दी आने वाला है। आप दिल थाम के बैठ जाइए, लेकिन उससे पहले चलते हैं शीतल के पास तमाम राज्यों के रिकैप के लिए।
बिल्कुल दीपक, अगर शुरुआत करें हम छत्तीसगढ़ से, इस एग्जिट पोल के जो हमने नतीजे छत्तीसगढ़ को लेकर बताए, सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 44 सीटें इस बार मिलती दिख रही हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, जो कि नुकसान है, कम है पिछली बार के मुकाबले 6 सीटों का। कांग्रेस को इस एग्जिट पोल के मुताबिक 41 सीटें मिल रही हैं, 3 सीट का फायदा है, और अन्य को 5 सीट मिल रही है, 3 का फायदा है। ये छत्तीसगढ़ की कुल 90 सीटों का आंकलन है एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिलती दिख रही है 128 सीटों के साथ। कांग्रेस को 92 सीटें मिल रही हैं, काफी नुकसान है, और अदर्स यानी अन्य को 10 मिल रही हैं। और इस एग्जिट पोल में अगर इन सीटों के आंकड़े को देखें तो ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का हैट्रिक बनाना तय है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को जबरदस्त सफलता मिलती दिख रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। बीजेपी को 130 जबरदस्त कामयाबी, 52 सीटें बढ़ती हुई बीजेपी की, कांग्रेस को 48 सीटें मिल रही हैं, 47 का जबरदस्त नुकसान है, और अन्य को 21 सीटें मिल रही हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो हमने 1 बजे तक के आंकड़े बताए हैं दीपक, उसके मुताबिक बीजेपी को 29 सीटें मिल रही हैं, और 21 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, और जबकि 22 सीटों का नुकसान है कांग्रेस के लिए। जबकि आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन के उभर रही है 16 सीटों के साथ, और ये आंकड़े 1 बजे तक के। अब उसके बाद की क्या सूरत हाल है वो जल्दी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। मैं नरसिम्हा राव साहब के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक जल्दी से मुकेश क्विक अपडेट चाहूंगा कि कितनी देर तक आएंगे दिल्ली के फाइनल आंकड़े। देखिए, चूंकि वोटिंग अभी जारी है और 7:15 साढ़े 7 तक वोटिंग चल रही है, मुझे लगता है कि कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट और लगेंगे अंतिम वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आपको दिखाने में। नरसिम्हा राव साहब, क्या इतने चौंकाने वाले नतीजे लेकर आ सकती है आप? जो आप दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, उसमें आधा भी नहीं मिलने की संभावना है। तो मेरे विचार से आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 3-4 सीट मिल सकती हैं, और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, तब 7-8 तक जा सकती है। 16 का किसी सूरत में मुझे नहीं लगता है, दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है। और लेकिन ये आपके आंकड़े हैं, देखते हैं आपका जो फाइनल प्रोजेक्शन आएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भाजपा बहुमत, हर हालत में बहुमत लाएगी, क्योंकि कांग्रेस का वोट काफी गिर चुका है और आम आदमी पार्टी अच्छा खासा वोट ले रही है। तो कम से कम 18-20% वोट आम आदमी पार्टी ले रही है, लेकिन उनको सीट नहीं मिलने जा रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान वो कांग्रेस को कर रही है। तो हमारा आंकलन है भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा, अच्छा बहुमत मिलेगा, और आम आदमी पार्टी को मुश्किल से 3-4 सीट मिलेंगे। सुधांशु जी, आप हाथ उठा रहे हैं, आप भी सेफोलॉजी के बहुत बड़े जानकार हैं, आप भी अब आम आदमी पार्टी वालों को देखते हैं, जंतर मंतर के ऊपर ही आपका घर है, नीचे लोग धरना करते हैं। मुझे जरा बताइए कि आपको ये चमत्कार नजर आ रहा है? पहले तो इसमें एक विषमता जो अभी तक सामने दिख रही है मुझे दीपक जी, पिछली बार हमारी 3.5% वोट का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी में, और हमारे 23 उनके 43 सीटें थी। आपके इसके हिसाब से जो है हमारे और उनमें इस समय 4% वोट का फर्क है, और सिर्फ सीट का जो अंतर आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। मुझे अपना लगता है कि इतने बहुकोणीय संघर्ष में अगर 4% की क्लियर एडवांटेज किसी संगठन को होगा तो उसका सीट का आंकड़ा जो है वो काफी जाएगा। जैसे मेरे को अगर अपनी तरह से अनुमान लगाना पड़े, जो कि मैं अलग अलग क्षेत्रों से मैंने जो अनुमान लिया है, मेरे हिसाब से मिनिमम जो है भाजपा को ही 38 से 40 सीटें तो आएंगी ही आएंगी। मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ, लेकिन सुधांशु जी एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सुधांशु जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। शायद दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा हो, शायद दिल्ली में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन का अनुमान है कि रात 10 बजे तक वोटिंग हो सकती है दिल्ली में। इतने लोग निकल कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, किसी ने ऐसा नहीं सुना होगा। कौन हमारे साथ रिपोर्टर इस वक्त फोन पर है? फटाफट आप रिपोर्टर फोन पे दीजिए। ऐसा आपने सुना है अनुज जी की? हाँ, शकील। दरअसल होता क्या है कि 5 बजे तक जितने लोग पोलिंग बूथ के अंदर आ जाते हैं उन सबको वोट डालने की अनुमति दी जाती है। अब लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। 5 बजे के बाद दरवाजा पोलिंग बूथ का बंद कर दिया जाता है। उस टाइम तक अंदर होते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कई पोलिंग स्टेशन होते हैं, लंबी लाइनें लगी होती हैं। और जी हाँ दीपक जी, लेकिन दोपहर में जो हालत थी उसमें पोलिंग वोटिंग मशीनें खराब हो गई थी। हाँ, मतलब वही है कि 5 बजे वो मशीनें जहां खराब हुई थी वहां पे देर में पोलिंग हुई है, इसलिए वहां पे लंबा चली है पोलिंग।
और उसके बाद कुछ लोग बचे इसलिए हो रहा है। ये इस वजह से थोड़ी हो रहा है कि 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई, लोग आ गए, 4 घंटे तक वो वोटिंग करते रहे, ऐसा थोड़ी है। इनके जहां जहां वोटिंग मशीनें जो थी, पोलिंग मशीनें, वो खराब हुई, वहां पे वोटिंग देर से चालू हुई। 8 बजे चालू होनी थी, वहां पे कहीं 11 बजे हुई, कहीं 10 बजे हुई, और उस वजह से लंबा जाना था। ये स्वाभाविक है, इसलिए ये हो रहा है। नहीं, नियम के मुताबिक तो यही होता है जो शकील जी ने बताया कि 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पे जितने लोग आ जाते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है, उसके बाद आने वालों को नहीं। सुधांशु जी जैसा कह रहे ईवीएम खराब हो गई तो क्या टाइम भी एक्सटेंड होता है सुधांशु जी? मगर राजधानी दिल्ली में ईवीएम इतनी बड़ी मात्रा में खराब होना कि 10 बजे रात तक वोटिंग करानी पड़ जाए, बड़ी हास्यास्पद बात होगी इलेक्शन कमीशन के लिए। ये तो आपके रिपोर्टर बता देंगे कितनी मशीनें खराब हुई। ये जानकारी लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग इसकी जानकारी लीजिए, क्योंकि सुबह से इस बारे में लगातार शिकायतें आ रही थी कि ईवीएम मशीन यहां नहीं चल रही, वहां नहीं चल रही, और ये उसी का नतीजा दिख रहा है। नहीं तो कोई देखिए कोई तरीका ही नहीं है। 5 बजे जब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो कितने भी लोग आ जाए, एक पोलिंग बूथ पे ज्यादा से ज्यादा 1000 आदमियों का होता है, औसतन जो है 1000 आदमी का होता है। अगर आप ये भी अज्यूम कर लें कि वहां पे आखिर में 600 जने एक्स्ट्रा आ गए थे, तो 604 घंटे थोड़ी लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हकीकत जान लेते हैं, हकीकत जान लेते हैं। सुधांशु जी हमारे रिपोर्टर जो दिल्ली कवर करते हैं, अफसर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अफसर, ये वोटिंग कहाँ कहाँ चल रही है? दीपक जी, वोटिंग अभी भी कई इलाकों में चल रही है। अभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अभी भी वोटिंग चल रही है। और साथ ही साफ साफ कहा है कि ये वोटिंग चाहे 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, लेकिन वोटिंग चलती रहेगी। 5 बजे तक जिन लोगों ने प्रीमाइसेस में एंटर कर लिया है वो वोट देकर के ही निकलेंगे, चाहे जितनी भी देर हो जाए। बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि चाहे जितनी भी देर हो जाए वोटिंग करा करके ही लोग वहां से बाहर निकलेंगे। अरे पर अफसर, 5 बजे तक ऐसे कौन से लोग आ गए इतने सारे? 1000 से ज्यादा तो वोट एक पोलिंग बूथ पर होते नहीं है, ऐसे कहां से लोग आ गए? बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि जिस तरह से साफ साफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि 5 बजे के आसपास, खास करके 4 से 5 के बीच में एक के हुजूम उमड़ पड़ा था कई इलाकों में, और उस भीड़ को हमने एंटर करने दिया है प्रीमाइसेस में, और एक बार प्रीमाइसेस में एंटर होने के बाद वो वोट दे करके ही निकलेगा। और चूंकि ये हुजूम बहुत बड़ा था इसलिए देर और ज्यादा हो सकती है, और वोटिंग अभी भी चल रही है, और कितनी देर और चलेगी कह नहीं सकते, लेकिन जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक प्रोसेस बंद नहीं करेंगे। तब तक प्रोसेस बंद नहीं करेंगे। अब मुझे लगता है कि हमको इलेक्शन कमीशन में भी किसी से बात करनी चाहिए। मेरा पैनल इसकी कोशिश करेगा। इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता से अगर बात कर ली जाए तो स्थिति और साफ हो सकती है कि आखिरकार इस पूरी की पूरी पोलिंग का रहस्य क्या है। अवधेश कुमार जी, बड़ा सीधा सवाल है यहाँ पर कि ये जो रहस्यमय से होते जा रहे हैं दिल्ली के इलेक्शन, 10 बजे तक पोलिंग, आम आदमी पार्टी की अभूतपूर्व उदय या विदाई, मुझे नहीं पता क्या होगा इस एग्जिट पोल के बाद, आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की 1-2 खराबी तो समझ में आती है, लेकिन इतने व्यापक पैमाने पर खराबी हो जाए और हो भी जाए तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाए, मुझे ये लग रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें आम आदमी पार्टी की ही भूमिका होगी, क्योंकि मैंने सुबह से देखा है वो सब घर घर में जा रहे थे कि भाई आप वोट डालने गए कि नहीं गए, गए कि नहीं गए। तो ये संभव है कि जो लोग छूटे हों उन्होंने गणना किया हो कि सबको निकालो, या कहीं कहीं ऐसे उम्मीदवार भी हो सकते हैं जिनको आइडिया लगा हो कि कहां कहां लोग बैठे, उनको भी निकाल सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन ये वाकई मैं समझता हूं कि भारत के चुनावी इतिहास में ये पहली स्थिति होगी जो हम लोगों ने अभी तक चुनाव में कभी ऐसा देखा नहीं है। ऐसा हुआ तो दिल्ली में ऐतिहासिक वोटिंग होगी, ऐतिहासिक वोटिंग होगी, और मुझे लगता है फिर तो मैं सबसे पहले सबसे बढ़िया टिप्पणी सुधांशु जी ने की है, उनके पास चलता हूँ, हाथ उठा रहे सुधांशु जी। देखिए, इस चुनाव में एक चीज तो होने वाली है कि योगेंद्र यादव जी के सफोलॉजी का लिफाफा फटने वाला है। फर्जीवाड़ा करके बड़े बड़े घर में अपने मैन्युफैक्चर्ड जो उन्होंने प्री पोल सर्वे करे थे, कम से कम उनकी असलियत जो है वो सामने निकलेगी। ये 50 सीट जीत रहे थे, 3800 जीत गए थे, 2% एक्स्ट्रा हो जाए तो 50 सीटें, ये सारा जो नाटक इनका था वो कम से कम उसका लिफाफा फटने वाला है। आप इनकी तारीफें कर रहे थे कि अभी बड़ा अभूतपूर्व, मैं कह रहा हूं इनके जो दावे थे, जो फर्जीवाड़ा था वो फर्जीवाड़ा सामने निकल आएगा। चलिए 3 दिन की बात और है। मैं एक और चीज आपको बतला दूं, एक बार जरूर हुई है कि किसी एक बड़े आदमी ने एक संघर्ष करा और एक बड़े संवेदनशील विषय पे संघर्ष करा, भ्रष्टाचार पे, और उस संघर्ष का फायदा एक फर्जीवाड़े से उन लोगों ने ले लिया जिनको कि उस मुद्दे के प्रति कोई समर्पण था ही नहीं।
आपके चैनल ने देखा कि किस तरह उनके आचरण के बारे में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ और उसमें क्या क्या हरकतें हुई, उसमें ब्लैकमेलिंग सामने दिख रही थी। अच्छा, उसमें प्रॉपर्टी के धंधे दिख रहे थे, उगाही के धंधे दिख रहे थे, टैक्स और पैसे का काला धन बनाने के धंधे सारे दिखे। अच्छा देखिए, ये व्यक्ति करे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे धंधों में जब एक संगठन का रिस्पांस जो है वो बिल्कुल डिनायल का हो जाए और वो उस चीज को कॉग्निजेंस लेने की जगह उसको डिसमिसिव होके किसी भी गुनाहगार आदमी की तरह उसको कहने नहीं ये तो झूठा है, ये तो फर्जी है, ये जो पक्ष है ये बड़ा खतरनाक पक्ष है। देखिए, जनता जब संवेदनशील होती है भ्रष्टाचार के विषय में और उसके बाद जब उसकी विफलता के बाद वो संवेदनहीन हो जाएगी तो ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं, इतने लोग क्यों ऐसे निकल रहे हैं? ये बताइए। अरे भाई सुनिए तो। नहीं वो तो सुन लिया, वो तो वरना जा रहे और बाकी आप बोल रहे इतने लोग क्यों निकल रहे हैं? उसके बाद जो कमीशन की तरफ से सुधांशु जुड़ी हुई एक बात है कि ये अन्ना हजारे जो थे इनका समर्थन आप सारे लोग कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल का कर रहे थे, योगेंद्र यादव का कर रहे थे, और ये बातें उस टाइम यही लोग कह रहे थे कि हमने जो कह दिया वो सही, प्रणब मुखर्जी पे आरोप लगा दिए वो सही, कांग्रेस पे आरोप लगा दिए वो सही। आज अगर कोई इनके ऊपर आरोप लगा रहा है तो ये वही बात दोहरा रहे हैं कि हम नहीं मानते किसी को भी। तो ये सब जो है सारी चीजें एक लगातार सीक्वेंस में चली आ रही हैं। न अन्ना हजारे के पास कोई बहुत बड़ी दृष्टि थी और न जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके पास कोई बहुत बड़ा विजन है। ये एक घटना विशेष के लोग हैं जो एक घटना विशेष के बाद सामने आ चुके हैं, लेकिन इनके पास अभी क्या है ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी तक इनको अनुकूल परिस्थितियां मिली हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होंगी या सामान्य होंगी तब इनका पॉलिटिकल विजन क्या है, इनके पास किस तरह की सोच समझ है, राजनीतिक कौशल क्या है, ये सामने आएगा। लेकिन बीजेपी जो है आज जितना विरोध कर रही है आपका, उस टाइम तो सबसे आगे वही लोग थे, कहते थे अन्ना हजारे के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है, पाप लग जाएगा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है, रख जाएगा। ये भी शेयर किया था। एक बात साफ है, सब पार्टी देखिए, अगर ईवीएम की खराबी नहीं तो एक बात साफ है कि दिल्ली का राजनीतिक जो तापमान है या स्थिति है वो सामान्य नहीं है इस समय। अगर 10 बजे रात तक लोग वोट डाल रहे हैं तो जो हम लोग समझ रहे थे उसके परे कुछ न कुछ राजनीति में असामान्य स्थिति है, तभी लोग निकल के आ रहे हैं इतनी संख्या में और रात तक वोट डालना है। उसको ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा कि वो असामान्य। आज रात भर आप तलाश कीजिए, आज रात भर आप तलाश कीजिए, आपसे सुबह कल हम फिर इंटरव्यू करेंगे। आपने क्या तलाश किया? टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे जो आंकड़े इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मिल रहे थे उसके मुताबिक पूरे जो वोटिंग थी वो लगभग 60% की थी। तो 6 बजे के बाद जनरली जो आंकड़े आपको इलेक्शन कमीशन से जो मिलते हैं 6 बजे या 5 बजे, उसके बाद 2 या 3% का बढ़ोतरी हो सकता है फाइनल टर्नआउट में। इससे जनरली कहीं किसी स्टेट में नहीं देखा गया। सर ये तो 10 बजे तक पोलिंग हो रही है ना, मुझे बड़ा एक सामान्य इंस्ट्रक्शन आमतौर पर चुनाव आयोग देता है कि जब तक जो आ गए हैं उनको वोट देने दिए जाएगा चाहे जितने बच जाएं। उसको लोगों ने 10 बजे तक, रिपोर्टर कह रहा है कि 4 बजे के बाद अचानक लोगों का हुजूम आ गया है बहुत सारे जगहों पर। ऐसा क्या हुआ 4 बजे? ऐसा क्या हुआ भाई, मुझे समझना है ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? पूरे दिन नहीं, रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा रिपोर्टर। 3 पोलिंग बूथ होंगे, ज्यादा नहीं होंगे ऐसे। हम लोग इतना बात कर रहे हैं। 4 बजे वोटिंग करने गई थी मयूर विहार में और वहाँ पर पूरा का पूरा खाली था। 1 2 3 4 लोग थे वहाँ लाइन में खड़े हुए थे। किसको वोट दिया? बता दो किसी को भी दिया हो। रेणु से पूछेंगे ब्रेक में, रेणु से पूछेंगे ब्रेक में, प्राइवेट में हम पूछेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे कि उन्होंने किसको वोट दिया है। आप जाइएगा मत, हम तुरंत लौट रहे हैं वापस। 5 बजे तक की सीटें आ गई है। अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है, 5 बजे तक की सीटें आ गई हैं और वो सीटें क्या कहती हैं आइए देखते हैं फुल फ्रेम ग्राफिक में। कांग्रेस को मिल रही है 20 सीटें, 23 सीटों का नुकसान बीजेपी को मिल रही है। 31 सीटें, 8 सीटों का फायदा आपको मिल रही है। 15 सीटें, 15 सीटों का फायदा अदर्स को मिल रही है 4। नरसिम्हा राव साहब, सबसे पहले आपका आकलन। आपका ये 5 बजे का आकलन है, जैसा आप पहले कह रहे थे पोलिंग और भी उसके बाद भी चला है। मैं समझता हूं आपसे 10 माइनस करके बीजेपी में जोड़ दीजिए, मैं आपकी संख्या से सहमत तब रहूंगा, क्योंकि हंग असेंबली नहीं बनने जा रही है। यहां बहुमत मिलेगा, मेरे विचार से कम 40 सीट जीतेगी बीजेपी। कम से कम 40। सुधांशु जी, आपको कितनी सीटें देंगे आप?
मैं तो अभी आपसे यही कह रहा था ना, मैंने कहा देखिए इस सारे में इनका लिफाफा सबसे पहले फटने वाला है, क्योंकि अपने मुंह मियां मिट्ठू बन बन के बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सबको भ्रमित तो कर दिया, लेकिन आखिरकार वोट कटवा पार्टी होती है ना, वो जीतने वाली पार्टी थोड़ी बन जाएगी। और देखिए अभी आपने 31 दे दिए, और मेरा अपना मानना है कि हम लोग 40 सीट 38 सीट से कम तो आने वाले नहीं है। चलिए नहीं आएंगे 40-38 की जनता क्योंकि आक्रोशित थी। ठीक है, मान ली मैंने बात। मेरे पास वक्त बहुत कम है, सबका क्विक कमेंट चाहिए। अवधेश कुमार जी कितने देंगे आपको? ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, 8 तारीख को चलेगा। नहीं आपको याद रखना आप। नहीं, मैं भी उसी यहाँ जीवीएल नर्सिंग से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पहले भी मैंने कहा मुझे आश्चर्य होगा अगर 5 के ऊपर जो है आम आदमी पार्टी को सीटें चली जाए। रिकॉर्ड हो रहा है, सब 8 तारीख को चलेगा। मेरा क्लियरली मानना है कि जिस तरह से हेवी पोलिंग हुई है चारों स्टेट्स में, एंटी इनकम्बेंसी वोट बहुत स्ट्रांग रहेगी। और क्योंकि दिल्ली में आप तो शिवराज और रमन सिंह हार जाएंगे। हाँ, मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में बहुत क्लोज टक्कर है, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, और दिल्ली में क्योंकि वहां भी एंटी इनकम्बेंसी है, पर क्योंकि आप एक स्ट्रांग फोर्स के रूप में 18 से 20% वोट उनको मिलने की संभावना है, 5 से कम सीट। मेरा मानना है कि इस डिवीजन ऑफ वोट में कांग्रेस को फायदा रहेगा और कांग्रेस की सरकार वापस दिल्ली। चलो बढ़िया, नई थ्योरी। सर आप शकील जी। दीपक जी देखिए, हम लोगों ने एक बारे में बात नहीं कर पाया, टाइम कम था। दिल्ली जो है बड़ा अलग मिजाज का शहर है, और दिल्ली में एक पॉलिटिकल वैक्यूम था। वो पॉलिटिकल वैक्यूम ये था कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद एक थर्ड फ्रंट जो थोड़ा लेफ्ट टू सेंटर हो। मुझे लगता है केजरीवाल ने वो जगह भरने की कोशिश करी है, चाहे जितनी सीटें मिले, मगर जो लेफ्ट टू सेंटर की जगह थी, जिसका मतलब है कि छोटा वर्ग जो है, कामकाजी वर्ग जो है, जो कम तनख्वाह कितनी सीटें आपको कितनी सीटें सर? देखिए अंदाजा लगाना मुश्किल है। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर बीजेपी को बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। एक चीज स्पष्ट है कि कांग्रेस की बहुत बुरी हार होने वाली है। यहां तक तो मैं मानता हूं। आगे किसको कितनी सीट्स मिलेगी उसके लिए नतीजों के लिए इंतजार करना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस की बुरी हार होने वाली हो और भाजपा को बहुमत नहीं मिलना हो तो मुझे हैरानी होगी। तो आपको हैरानी होगी? कांग्रेस की बुरी हार और भाजपा को बहुमत। कांग्रेस की यदि बुरी हार हो रही है तो स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए। अगर सबकी राय बनती हो तो शपथ दिलाने चले अरविंद केजरीवाल। नहीं, शपथ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक। अरे सर, उनका सर्वे तो रेडियो पे कह रहा था 542 में 40 सीट से जनता दल के प्रधानमंत्री ने शपथ ले लिया, तो क्या 70 में 5 में नहीं? झारखंड में निर्दलीय ने शपथ ली। भारतीय राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, और सत्ता के लिए कोई आदमी किसी भी स्तर तक गिर सकता है। ये भारतीय राजनीति की खासियत है। लेकिन हम आगे दिखाएंगे नारायण साईं की खासियत, वही नारायण साईं जो अभी तक कर रहा था गो गोवा और गॉन।